हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है सीटेट एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी स्पेशली पेपर 2 के लिए। जैसा कि आपको पता है कि जो पेपर आपका 2 होता है, उसमें अगर आप कला वर्ग से होंगे, ठीक है, तो उसमें सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन के 60 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आज इस क्लास में हम आपको कुछ ऐसे प्रश्न कराने वाले हैं जो सीटेट एग्जाम में कई पेपर्स में लगातार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं, ठीक है। और ये प्रश्न इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई एग्जाम्स में सीटेट के बार बार यही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आज इस क्लास में हम आपको वही सभी प्रश्नों को करा रहे हैं। यदि आप भी जो है कि सीटेट एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस क्लास को जरूर देखिए, वो भी स्पेशली पेपर 2 के लिए। तो चलिए विदाउट डिले जो है इन प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो है हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। यहाँ पे आपके दो कथन दिए गए हैं, इस पे विचार करके नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सही आंसर आपको टिक करना है। हम आपको बता दें, सीटेट का जो प्रश्न पूछने का तरीका है इधर 2-3 सालों में चेंज हुआ है, ठीक है। प्रश्न का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रश्न के पूछने का लेवल, पहले बहुत आसान प्रश्न आते थे, लेकिन अब क्या जो प्रश्न आते हैं आपके कथन कारण वाले ज्यादा आते हैं। कुछ इस तरह के स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना, और बहुत आसान होते हैं। देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, पढ़ते हम लोग। प्रश्न कह रहा है कि केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। यानी केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है। किसमें? राज्यसभा में यह शक्ति निहित होती है कि यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। बिल्कुल सही। केवल किसके पास अधिकार है? ये राज्यसभा के पास है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। केवल लोकसभा द्वारा पारित नहीं किए जाते हैं, राज्यसभा द्वारा भी पारित करना जरूरी होता है। तो ये आपका गलत है और ये आपका सही है। इस तरह से देखा जाए, यहाँ पे पूछा है कि, यहाँ पे पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला वाला आपका सही था, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न था, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका जो है कि सीटेट के कई एग्जाम्स में रिपीट होता रहा। यह प्रश्न प्रश्न हमारा है कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, और इस तरह के प्रश्न हम देख रहे हैं इधर जो आपका सीटेट एग्जाम 2023 में हुआ, ठीक है। जो दोनों सीटेट एग्जाम हुए, जुलाई वाला और दिसंबर वाला, उसमें ये क्वेश्चन भर भर के आए हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ये ज्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। ये ज्यादातर क्वेश्चन अब इसी तरह से बन रहे हैं, कथन और कारण वाला, और बहुत आसान होता है अगर आप समझ गए तो। प्रश्न देखिए कह रहा है कथन में कि भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। कह रहे हैं कि भारत के प्रत्येक राज्य में, जितने भी भारत के राज्य हैं, उनके प्रत्येक राज्य में क्या न्यायालय उपस्थित है? उच्च न्यायालय? ऐसा नहीं है, कथन आपका गलत है। क्या भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसमें दो राज्य को जो है, दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कारण है, भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। सही बात है, भारत के जो संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका कथन तो सॉरी, कथन गलत है, लेकिन कारण आपका क्या है? सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए गलत है परंतु आर सही है। यानी हमारा कारण तो सही है, लेकिन कथन हमारा क्या है? गलत है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारे पास 129 नंबर का प्रश्न, हाँ, थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं। ये कंप्लीट प्रश्न है, ठीक है।
प्रश्न पढ़ते हैं कि भारत में न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में? न्यायपालिका के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तीन कथन दिए गए, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों कथन को हम लोग पढ़ते हैं। पहला कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत में दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत में दोहरी न्यायपालिका व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। दूसरा है, भारत के संविधान के अधीन संघ एवं राज्यों के लिए एकल एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है। उसके बाद तीसरा है, अधीनस्थ न्यायपालिका के संगठन में अलग अलग राज्यों में हल्का अंतर है। ठीक है, सही आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा आपका सही है। ये वाला गलत है। क्यों गलत है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत में दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान यहाँ पे दिया गया नहीं है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे भारत के संविधान के अधीन संघ एवं राज्यों के लिए एकल एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है। एकल एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है, बात सही है। अधीनस्थ न्यायपालिका के संगठन में अलग अलग राज्यों का हल्का अंतर है, हल्का अंतर है, सही है। ठीक है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था। जो संविधान सभा हुई थी उसमें मुस्लिम लीग के जो है बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। क्या ऐसी बात है? जो संविधान सभा में मुस्लिम लीग का बहिष्कार हुआ उसमें जो संविधान सभा में मुस्लिम लीग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला। दूसरा ऑप्शन है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी। तीसरा ऑप्शन है, मुस्लिम लीग किसी मुस्लिम नेता को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाना चाहती थी। या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइएगा, जो है मुस्लिम लीग का बहिष्कार क्यों किया गया। ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या था। इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग जो है संविधान चाहती थी, इसलिए जो है इसके बहिष्कार का यही प्रमुख कारण था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई एग्जाम में ये पूछा गया। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताएं आप लोग, इसका आंसर क्या हो सकता है। प्रश्न हमारा है कि सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, यहाँ पे इसका क्षेत्र संकुचित होता है। दूसरा ऑप्शन है, यह अधिक व्यवहारिक है। तीसरा ऑप्शन है, इसका प्रमुख तत्व निर्देशात्मक उपयोगिता है। और चौथा ऑप्शन है, यह एक गंभीर विषय है जिसके गहन एवं गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सामाजिक विज्ञान है ये कह रहा है कि यह एक गंभीर विषय होता है और जिसमें गहन एवं गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है, सामाजिक विज्ञान एक इजी सिंपल सरल विषय होता है जिसमें आसानी से जो है बच्चों को बालकों जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है, लेकिन यहाँ पे कहा है गंभीर विषय है, यहाँ पे गहन कहा है, गहन नहीं है, ये सरल है, सीधा है, आसान विषय होती है। ठीक है, और ये इसका विपरीत का है, इसलिए आंसर आपका नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 132 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि कक्षा कक्ष में जाने वाली प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। कौन सी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। समस्या निवारण प्रक्रिया, पाठ्य वस्तु का व्याख्यान करने की प्रक्रिया, पुनर्बलन की प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुनर्बलन की प्रक्रिया। पुनर्बलन की प्रक्रिया क्या होता है, जिसमें अध्यापक बच्चों के साथ कोरिलेट करता है, उनके विचारों को समझता है। ठीक है, उनसे प्रश्न पूछता है, बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, बच्चे प्रश्नों का उत्तर बताते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है पुनर्बलन की प्रक्रिया होती है, जो क्लासरूम में सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया भाई
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्याख्यान भाषण विधि का लाभ नहीं है? व्याख्यान भाषण विधि का लाभ नहीं है, किसका? व्याख्यान भाषण विधि का। पहला है, यह विद्यार्थियों को सक्रिय बनाती है, यह विद्यार्थियों को प्रेरित करती है, इससे विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास होता है और यह अन्य विधियों के क्रियान्वयन में सहायक होती है। तो ये जो व्याख्यान भाषण विधि का लाभ नहीं है, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह विद्यार्थियों को सक्रिय नहीं बनाती है, क्या बनाती है? निष्क्रिय बनाती है, निष्क्रिय बनाती है, याद रखिएगा। ये जो व्याख्यान भाषण विधि होती है, यह विद्यार्थियों को सक्रिय बनाती नहीं, निष्क्रिय बनाती है, इसका लाभ नहीं है। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। ये आंसर क्या होगा? प्रश्न हमारा है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपकी विद्यार्थियों से क्या उम्मीदें होंगी? जैसे बालकों को अगर आप क्षेत्र भ्रमण मतलब घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीदें कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को बिना कोई प्रश्न पूछे सभी चीजों का निरीक्षण करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सभी चीजों का निरीक्षण करना चाहिए एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि विद्यार्थी स्वयं में आनंद लें और अध्यापकों को भी परेशान न करें। चौथा ऑप्शन है, अगर विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछना चाहे तो उसे डायरी में नोट कर लें। क्या आंसर इसका सही होगा? आप लोग बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। विद्यार्थियों को सभी चीजों का निरीक्षण करना चाहिए एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे जब भी भ्रमण पे जाए तो जितनी भी चीजों को देखेंगे अगर आंख से प्रत्यक्ष रूप से, तो उनको क्या करें? उनका निरीक्षण करें और उनसे संबंधित क्या प्रश्न पूछ लें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न है कि यह कथन किसने कहा कि सामाजिक अध्ययन ऐसे क्रियाकलापों का अध्ययन है जो कि सामाजिक एवं शारीरिक वातावरण से संबंधित है? यह कथन किसका है? मिकेलिस का है, जेएफ फॉरेस्टर का है, वासली का है, जेम्स हेमिंग का है? सही आंसर इसका हो जाएगा मिकेलिस का है। किसका है? मिकेलिस का है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया में की जाने वाली वह कौन सी गतिविधि है जो छात्रों की स्मृति पर लंबे समय तक बनी रहती है? ठीक है, वह कौन सी विधि है जो छात्रों में लंबे समय तक बनी रहती है? परिसंवाद, भ्रमण, प्रदर्शनियां, कार्यगोष्ठियां। सामाजिक अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया में की जाने वाली वह कौन सी गतिविधि है, कौन सी एक्टिविटीज है जो छात्रों की स्मृति पर लंबे समय तक बनी रहती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भ्रमण। भ्रमण क्या होता है? जैसे बच्चों को अगर आप भ्रमण पे ले जाते हैं, घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो बच्चे जब कोई चीज देखते हैं, ठीक है, जो उनके आंखों से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, तो उनकी स्मृति में वो चीज छप जाती है। ठीक है, और यही सबसे अच्छा तरीका होता है सामाजिक अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया में की जाने वाली, यही सबसे अच्छी गतिविधि होती है, यही एक्टिविटीज होती है। फिर इनको कोई चीज याद करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जब वो प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं तो उनको ज्ञान हो जाता है उस चीज का, वो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अवलोकन कर लेते हैं देख के चीजें, और उस चीज का जो दृश्य है उनके स्मृति में छप जाती है, और आसानी से जब अध्यापक उनसे प्रश्न पूछता है उससे रिलेट करके, तो उसका आंसर वो बता देते हैं। तो भ्रमण इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? व्याख्यान विधि का सबसे महत्वपूर्ण चरण, ये बताना है कि व्याख्यान विधि का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है व्याख्यान की प्रस्तावना, विषय का विकास या विस्तार, समाहार, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा विषय का विकास एवं विस्तार। यही व्याख्यान विधि का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, विषय का विकास एवं विस्तार। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? प्रश्न हमारा है, पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अन्वेषण अन्वेषण विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? किस विधि का? अन्वेषण विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? ठीक है, यहाँ पे कोहलर, वाइगोस्की, थर्डाइक, प्रो एच ई आर्मस्ट्रांग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रो एच ई आर्मस्ट्रांग द्वारा अन्वेषण विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम यहाँ पे किया गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट एग्जाम में पूछे गए। कौन सा उपागम सामाजिक अध्ययन शिक्षण से संबंधित नहीं है? कौन सा इसमें से उपागम है जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है इकाई उपागम, एकीकृत उपागम, मानकीकृत उपागम, सहसंबंध उपागम। सही आंसर इसका हो जाएगा मानकीकृत उपागम। यह जो है उपागम सामाजिक अध्ययन शिक्षण से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्लास का अंतिम प्रश्न रहा। और जितने भी प्रश्न कराए हम, अगर आप क्लास के अंत तक जुड़े रहे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और ये प्रश्न सीटेट एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहे हैं। प्रश्न हमारा क्या है? सामाजिक अध्ययन किसका अध्ययन करता है? सामाजिक अध्ययन किसका अध्ययन करता है? समाज का, समाज के लिए, समाज के द्वारा, इन सभी का। सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो सामाजिक अध्ययन समाज का अध्ययन करता है, समाज के लिए भी करता है, समाज के द्वारा भी करता है। इस तरह से इन सभी का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और ऐसे प्रश्न लिए थे जो सीटेट एग्जाम, अगर आप एसएसटी लिए हैं सोशल साइंस, जो 6 to 8 में लगभग 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये ऐसे प्रश्न थे जो कई वर्षों में रिपीट होते रहे हैं। यदि हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से आप जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहते हैं। और ऑन बेसिस देखा जाए तो प्रैक्टिस सेट हम आपको लगातार करा रहे हैं सीटेट एग्जाम के लिए। तो जो भी हमारे भाई सीटेट और यूपी टेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए। क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो हम अपने हर क्लास में बताते हैं कि अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। आप कितना भी पढ़ लेंगे, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप सीटेट या यूपी टेट एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, डेली जो है किसी न किसी सेट का, एसएसटी का, सीडीपी का, हिंदी का, मैथ का, साइंस का, ठीक है, किसी न किसी का 30 प्रश्न का, 50 प्रश्न का या 60 प्रश्न का डेली एक टेस्ट जरूर लगाया करिए। अगर आप टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। हम आपको 30 प्रश्नों का, 20 प्रश्नों का, ऐसे जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों का टेस्ट हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, यदि यह क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को, क्लास को शेयर कर लीजिए। और क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।